हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है हमारी और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का जो चैप्टर नंबर 3 है, मुद्रा और बैंकिंग के विषय में पढ़ रहे थे। तो कल सबसे पहले हमने थोड़ा सा आपका मुद्रा के विषय में पढ़ा और हमने उसके इतिहास पर गौर किया कि आखिर में जो आपकी मुद्रा थी वो उसका चलन कैसे हुआ। तो इसके अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आपका देख पाए कि कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली से आपकी चीजें शुरू हुई और कैसे आपका आज इस मॉडर्न जमाने में आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक जो है आपका पहुंच गई। तो बहुत सारी चीजों का अभाव, बहुत सारी चीजों में समस्या, इन सब के कारण ही क्या हुआ, हमारी मुद्रा का विकास हुआ। देखिए, जब भी आप देखेंगे एक समय परिवर्तन के दौरान ही नई आधुनिक चीजों को क्या है एक्सेप्ट किया जाता है। क्लियर है? और आधुनिकीकरण हमेशा क्या होता है, व्यक्ति के मानव विकास के लिए सबसे ज्यादा आपका जरूरी होता है, चाहे वो किसी भी आपका पहलू में हो। क्लियर है? तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो एक बार फिर हम लोग दोबारा शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जहां से हमें छूट गया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अच्छे से लिखाता चलूंगा और आप अच्छे से उसको कॉपी करता चलिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन, वो थोड़ा कठिन आपका चैप्टर के रूप में आप उसको अब समझ सकते हैं, लेकिन आपने पूरे चीजों को अच्छे से आपने समझा होगा तो आपके लिए कोई चैप्टर इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी कठिन रूप में। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। बात करेंगे सबसे पहले, आप देखिए मुद्रा के कार्य और मुद्रा का जो जो प्राथमिक कार्य है, प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम क्या है? विनिमय का माध्यम। दूसरा क्या है? मुद्रा का मापदंड अथवा मूल्य की इकाई। दूसरा कार्य देखिए, गौण कार्य। गौण कार्य में सबसे पहले है स्थगित ऑब्लिक भविष्य भुगतानों का मान। अगला देखिए, अगला है मूल्य का संचय। देखिए, फिर आगे देखेंगे मुद्रा की मांग।
आगे देखते हैं। अगला देख लीजिए थोड़ा सा इसी में और गौर करना है। अगला है आपका मुद्रा की मांग। और मुद्रा की मांग में सबसे पहले देखिए आप लोग, इसमें एक प्रोफेसर की हम लोग बात कर रहे थे, प्रोफेसर केंज। के अनुसार क्या है कि मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। दूसरा देखिए, सतर्कता के लिए। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग। लिखिए इसको और आगे बढ़ जाएंगे। हो गया बच्चों? ये मैं नहीं बता रहा हूं बच्चों, ये प्रोफेसर केंज हैं जो आपके बता रहे हैं। इसके बाद देखेंगे मुद्रा की जो आपका पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कर लीजिए इसको कॉपी, लास्ट सेकंड में आगे बढ़ जाएंगे फिर। चलिए, हो गया कॉपी? देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मुद्रा की पूर्ति के विषय में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तात्पर्य एक निश्चित समय पर देशों में लोग के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। कैसे है? कुल मुद्रा के स्टॉक से है।
यह एक स्टॉक अवधारणा है। यह ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा की पूर्ति में केवल उस स्टॉक को शामिल किया जाता है जो सामान्य के पास होता है। सामान्य जनता के पास होता है, ना कि उसे जो मुद्रा के उत्पादक हैं। मुद्रा के उत्पादक वे हैं जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं। कौन कौन करते हैं मुद्रा की पूर्ति? जैसे भाई देश की जो सरकार होगी वो करेगी, जो आपका केंद्रीय बैंक होगी वो करेगी, तीसरा जो हमारी वाणिज्यिक बैंकें होती हैं ये क्या है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह क्या करें कि मुद्रा उत्पादक के रूप में आपका मुद्रा की पूर्ति करें। तो फिलहाल इसको कॉपी करें, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। आप इनको देखिए, क्योंकि हम ज्यादा लंबा लिखेंगे समझ नहीं आएगा, आप धीरे धीरे करके इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले पेज पर बढ़े, कॉपी करिए अगले पेज को। मुद्रा की पूर्ति के भारत में 4 वैकल्पिक माप हैं। जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों,
M1, M2 और M3 और इसमें लास्ट है M4। अब इनको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में M1 M2 है क्या। तो ध्यान दीजिए, अगर कहीं आपको लिखा मिले M1 तो सिंपल इसका मीनिंग है कि जनता के पास करेंसी, ठीक, जिसको हम सी में लिखेंगे जमा। जमा का मतलब प्लस है यहां, इसमें होगा मांग जमा, जिसको हम कहते हैं डीडी, प्लस रिजर्व बैंक के पास उसको बोलते हैं ओडी। ठीक, ये मतलब है M1 का। M2 को समझिए, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, या कह सकते हैं राशियां। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों के पास शुद्ध अवधि जमाएं। M4 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू डाकघर बचत संगठनों के पास समस्त जमा राशि, या कह सकते हैं राशियां। और ये कैसे हो सकती हैं, ये ध्यान रखना, ये हो सकती हैं राष्ट्रीय बचत पत्रों के अतिरिक्त, ये इसमें हो सकती है। ठीक, जो आपको ध्यान देना है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि M1 M2 को थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार और ना चाहकर भी मिस्टेक हो जाती है। तो आप इनको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, बिल्कुल भी किसी प्रकार का वहां कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। M1 इक्वल टू है जनता के पास करेंसी, जिसको हम बोलते हैं सी, प्लस मांग जमा, यानी कि जिसको हम आपका डीडी कहते हैं, और रिजर्व बैंक के बाद जो पैसा उसको बोलते हैं ओडी। क्लियर है? ये होगा M1 के बराबर, यानी कि हमने वैल्यू मान ली है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ना मान के जो अल्फाबेटिक वैल्यू उसको हमने मान लिया है। और M2 इक्वल टू है M1, M1 में मतलब ही सब आ जाएगा, जनता के पास C प्लस DD प्लस OD प्लस डाकघर बैंक बचत की जमा जो है वो भी क्या हो जाएगी, इसी के अंतर्गत जो हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसी तरह से M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंक के पास शुद्ध अवधि जमा होगा। इसको लिखिए, अगले पेज पर बढ़ जाएं। चलिए
देख लिया आप लोगों ने? तो बच्चों, ये जो आपका मेनली जो आपने सिस्टम पढ़ा है, ये सिस्टम था आपका करेंसी से लेकर आपका मुद्रा को लेकर जो भी सारी चीजें थी उनके विषय में मैंने आपको समझाने का थोड़ा सा आपको प्रयास किया कि क्या चीज है, कैसे कैसे है, इसको मैंने बताया। अब आपको मांग जमा, डीडी, बचत घर, बैंक, सेविंग अकाउंट, अब देखिए मैंने अब जो है सेविंग अकाउंट्स वगैरह ये सब चीजें मैं आपको बैंकिंग में बताऊंगा, क्लियर है। लेकिन कुछ चीज आपको पढ़नी है, जैसे खाता कैसे बनता है, खाता कैसे खोल सकते हैं। आप जब भी आप एटीएम जाते होंगे, दो ऑप्शन आते होंगे आपके पास, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, क्लियर है। ये आपको देखना होता है कि क्या होते हैं, कैसे मांग जमा होती है, क्लियर है, और बैंक में कैसे आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो ये बेसिकली जो आपके प्रिंसिपल हैं, आप इनको खुद ही एक बार एक्सपीरियंस करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये सारी चीजें थी आज के विषय में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिनको हमने देखा, क्लियर है। मुद्रा के कार्य को पढ़ा, मुद्रा की मांग को देखा, मुद्रा की आपूर्ति के विषय में पढ़ा, और आपूर्ति के साथ मुद्रा की आपूर्ति के जो 4 विकल्प हैं उन चारों विकल्पों को हमने गौर करके देख लिया। आज हम जो इससे आगे बढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका, ध्यान रखिए। बैंक एवं बैंकिंग की परिभाषा। बैंक एवं बैंकिंग की परिभाषा, ठीक। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं साधारण आपका शब्दों में, यानी कि सरल शब्दों में हम लोग इसको समझने का आपका प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या होती है। तो देखना बच्चों, क्या है, बैंक एक ऐसी संस्था है, या कह सकते हैं संस्था के रूप में है, संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुद्रा तथा साख का व्यवसाय करती है, मुद्रा तथा साख का क्या है आपका, व्यवसाय करती है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी में एक हमारे प्रोफेसर हैं जिन्होंने क्या बताया था बच्चों, पहले प्रोफेसर केंट, इनके अनुसार क्या है बैंकिंग सिस्टम, थोड़ा सा देखते हैं। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बैंक संस्था है जिसका मुख्य कार्य सामान्यतः जनता की निष्क्रिय निष्क्रिय मुद्रा को एकत्रित, एकत्रित का मतलब होता है
इकट्ठा करना, करके पुनः उसको व्यय के लिए दूसरों को ऋण के रूप में देता है। अब सबसे पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लिखाऊंगा। चलिए, तो साधारण भाषा में भी लिखना है और प्रोफेसर जो केंट हैं इनके विषय में भी लिखना है। देखिए बच्चों, जल्दी करिए आप इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपका मुद्रा क्या होती है, काम कैसे करती है करेंसी, क्या आपूर्ति है, क्या मांग है, क्या उसकी डिमांड है, सब उसका देख लिया। और साथ में हमने बैंकिंग पोर्शन को भी शुरू किया। तो आज हमने बैंकिंग में केवल उसकी सामान्य परिभाषाओं को ही तक हमने सीमित रखा है। कल हम उसका फंक्शनल जो आपकी बॉडी है, हम लोग उसके विषय में बात करेंगे कि काम कैसे करती है, क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।